नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके एडवांस साइको का। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं साइकोलॉजी विषय के बारे में। 11th क्लास की NCERT बुक्स से दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएँ। और दोस्तों इसमें आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। आज हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ जो चीज़ें दी हैं वह निश्चित रूप से ऑथेंटिक है, RPSC द्वारा मानी जाती है और साथ के साथ दोस्तों NCERT में जो बालक अध्ययनरत है उनके लिए भी यह बुक बहुत बहुउपयोगी है। चर्चा कर रहे हैं दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं। बुद्धि के सिद्धांत जानने से पहले दोस्तों आप हमारी पुरानी क्लास देखें, वहाँ बुद्धि क्या है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर मनोमिति की संरचनात्मक उपागम अथवा सूचना प्रकरण उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात इन सिद्धांतों को दोस्तों कितने भागों में बांट दिया गया है? तो भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। पहला जो उपागम है दोस्तों वह है मनोमितिक उपागम, साइकोमेट्रिक अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मनोमितिक उपागम जिसे दोस्तों कहते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच। क्या है दोस्तों, कौन सा भाग है, किस तरह से इसमें क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मनोमितिक उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है, अर्थात समूह माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यह जो उपागम है वो क्या है कि जो भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, निष्पादन जो किया गया है दोस्तों, उनको संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। संज्ञानात्मक योग्यता क्या है दोस्तों? अर्थात व्यक्ति की ज्ञान प्राप्त करने की जो अवधारणा होती है उसे हम संज्ञानात्मक योग्यता उसकी कहते हैं। तो उसके रूप में दोस्तों इस मनोमितिक उपागम को व्यक्त किया जाता है। दूसरी और सूचना प्रकरण उपागम, दूसरा दोस्तों भाग इन्होंने बताया सूचना प्रकरण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। अर्थात समस्या समाधान, अर्थात कोई समस्या हमारे सामने आई है उसका समाधान हमने किस तरह से किया है और उस समाधान में किस चीज़ का हमने उपाय किया है, उसमें क्या उसकी उपयोगिता है, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में दोस्तों वर्णन किया जाता है। किसमें? सूचना प्रकरण उपागम में। दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ से इस शब्दावली से प्रश्न आपके बनते हैं। सूचना प्रकरण उपागम सामान्य पुस्तकों में आपको इस तरह की शब्दावली नहीं मिलेगी और प्रश्न पत्र में दोस्तों इस तरह से ही प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ऐसे ही हिंदी शब्दों को दिया जाता है ताकि दोस्तों बालकों को समझने में इन शब्दों को कठिनाई होती है, तो यहाँ हम अच्छी तरह से उनको समझ सकते हैं। दोस्तों एक सूचना और, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार इसी तरह की क्लासें हमारे चैनल पर होती रहती हैं। चलिए दोस्तों, इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा, इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु दोस्तों क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जो विभिन्न क्रियाएं की हैं उन क्रियाओं पर इसमें उन मुख्य फोकस होता है दोस्तों। बुद्धि की संरचना तथा उसमें अंतर्निहित विभिन्न विमाओं पर अधिक ध्यान न देकर सूचना प्रकरण उपागम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों में अंतर्निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल देता है। सुनिए दोस्तों, शायद आपको ये लाइन समझ में नहीं आए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें क्या है। ये दोस्तों अभी हमने देखा सूचना प्रकरण, नाम ही सूचना प्रकरण है। अर्थात हमने कोई हमारे सामने समस्या आई, उस समस्या के समाधान के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रक्रिया दोस्तों अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया पर यह मुख्य फोकस रखता है। अर्थात समस्या का समाधान किस तरह से किया जा रहा है वह इसका मूल भाव है। तो दोस्तों इसे उन्होंने किस प्रक्रिया के अंतर्गत रखा है दोस्तों? संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों उन्होंने रखा है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है दोस्तों वह ज्ञान से संबंधित होती है, बुद्धि से संबंधित होती है दोस्तों, क्योंकि उसमें वहाँ ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए समस्या का जब बालक समाधान करेगा तो निश्चित रूप से समाधान करने की क्षमता उसमें आ जाएगी, अर्थात उसे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे देखिए दोस्तों, अब हम इन दो उपागमों के कुछ
प्रतिनिधि सिद्धांत का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। अब दोस्तों ये जो सिद्धांत है मूल रूप से मनोमितिक और दोस्तों क्या सूचना प्रकरण सिद्धांत, इनसे संबंधित और जो इनके प्रतिनिधि सिद्धांत हैं उनकी हम चर्चा विस्तृत रूप से करते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है, हम पहले बता चुके हैं कि बुद्धि के संप्रत्य को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वालों में अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। प्रथम मनोवैज्ञानिक दोस्तों कौन थे? महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आई है दोस्तों। प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रथम बुद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिक दोस्तों कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे दोस्तों। अगली चर्चा मैं आपसे करता हूँ। बिने के पहले बुद्धि के संबंध में साधारण वर्णन भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में उपलब्ध अनेक दार्शनिक निबंधों में मिलता है। बिने द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत ही बहुत ही सरल प्रकार का है, इसलिए दोस्तों ये जो बहुत फेमस हुआ है, क्योंकि सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई थी। इसलिए बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना। दोस्तों इसे भी आप अंडरलाइन करें, बिने ने बुद्धि को क्या माना? योग्यताओं का एक समुच्चय माना। तो दोस्तों यहाँ से आपसे कथन आपसे दिया जा सकता है कि बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना, किस मनोवैज्ञानिक ने माना? 4 ऑप्शंस आपको नीचे मिल सकते हैं, फिर आपको दोस्तों उसमें से आंसर निकालना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे हम प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत पर अर्थात बुद्धि के सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं और उसमें उनके प्रतिनिधि सिद्धांतों की हम चर्चा करने वाले हैं। उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। उनका सिद्धांत बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। दोस्तों चीज़ महत्वपूर्ण है, टॉपिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक कारक सिद्धांत जिसे दोस्तों वन फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। उनका सिद्धांत किसके रूप में जाना जाता है? वन फैक्टर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। जब मनोवैज्ञानिकों ने बिने द्वारा निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया तो यह सिद्धांत विवादाग्रस्त हो गया। देखिए दोस्तों, यह जब सिद्धांत विवादास्पद हुआ तो 1927 में, कब मित्रों? 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन, कौन आए दोस्तों? चार्ल्स स्पीयरमैन आए 1927 में, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया। अर्थात जब एक कारक सिद्धांत की आलोचना होने लगी तो दोस्तों 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन नामक एक मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने दोस्तों बुद्धि का एक सिद्धांत दिया। कौन सा? द्विकारक सिद्धांत, जिसे दोस्तों 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक एस कारक, अर्थात जिसे कहते हैं दोस्तों सा से दोस्तों तात्पर्य यहाँ पर सामान्य कारक जिसे कहते हैं जी फैक्टर, तथा कुछ विशिष्ट कारक जिसे वी कारक के अर्थात विशिष्ट कारक एस यानी स्पेशल फैक्टर के रूप में माना जाता है। सा अर्थात सामान्य कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक संक्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में सा कारक अर्थात सामान्य कारक के साथ साथ कई विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। ये बात किसने बताई? स्पीयरमैन ने बताई कि सामान्य कारकों के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ भी होती हैं, विशिष्ट योग्यताएं, विशिष्ट शक्तियाँ भी होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने वी कारक कहा। अर्थात वी कारक से मतलब स्पेशल फैक्टर, विशेष कारक, श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी आदि सा कारक अर्थात सामान्य कारक में उच्च स्तर के हो सकते हैं, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ गायक हैं, वास्तुकार हैं, वैज्ञानिक हैं, खिलाड़ी हैं, इनमें सामान्य कारक बिल्कुल उच्च स्तर पर हो सकता है, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी हैं। जैसे खिलाड़ी है तो खेलने से संबंधित उसमें विशेष योग्यताएं हैं। श्रेष्ठ गायक है तो दोस्तों गाने के लिए उसमें विशिष्ट योग्यताएं हैं। वैज्ञानिक है तो शोध करने के लिए उसमें विशिष्ट योग्यताएं। वास्तुकार है तो नई नई चीज़ों का दोस्तों निर्माण करने के लिए दोस्तों उसमें विशिष्ट योग्यताएं। कहने का मतलब ये है जो ऐसे जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्य कारक तो उच्च स्तर पर होता ही है, साथ ही साथ में दोस्तों उनमें एक विशिष्ट कारक निश्चित रूप से होता है, जिनके कारण वे अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे एक खिलाड़ी खेल में। स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन, दोस्तों कौन आए? लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया। कौन सी योग्यताओं का सिद्धांत? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़,
प्रस्तुत की दोस्तों उन्होंने, तो आपको सामान्य किताबों में इस सिद्धांत के बारे में आपको नहीं मिल पाएगा। लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को सिद्धांत दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को सिद्धांत किसने दिया, ध्यान रखना है दोस्तों, लुईस थर्स्टन। इसमें कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक विकार, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। बुद्धि के अंतर्गत कितनी, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती है, अर्थात कोई किसी पर आधारित नहीं होती। 7 जो योग्यताएं हैं दोस्तों उनका नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है, आप देखें सातों का। पहला है वाचिक बोध, अर्थात शब्दों, संप्रत्यों तथा विचारों के अर्थ को समझना। क्या, शब्दों, संप्रत्यों तथा विचारों के अर्थ को समझना। दूसरा बताया उन्होंने संख्यात्मक योग्यताएं, अर्थात संख्यात्मक तथा अभिकल्पनात्मक कार्यों को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल, अर्थात संख्या गणित से संबंधित कार्य करना। देशिक संबंध, अर्थात प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना, अर्थात जो चीज़ हैं प्रतिरूप अर्थात मॉडल, रचना का मानस प्रत्यक्षीकरण, अर्थात मन में प्रत्यक्षीकरण, अर्थात मन में जैसे हमने कोई चीज़ देखी और उसका तुरंत अपन ने प्रत्यक्षीकरण कर लिया। जैसे गाय हमने पहले देख रखी है, गाय का नाम आता ही तो हमारे मस्तिष्क में गाय का चित्र बन जाता है। तो दोस्तों उस ऐसे संबंध को दैशिक संबंध कहा जाता है। प्रात्यक्षिक गति, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति, इससे ज़्यादा ये ब्रॉड है देशिक से। शब्द प्रवाह, शब्दों का प्रवाह नम्यता के साथ उपयोग कर लेना, शब्दों का समय पर किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसकी योग्यता। स्मृति, सूचनाओं की पुनः स्मरण में परिशुद्धता, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का, स्मरण रखने की बात यहाँ पर की गई है। और दूसरा है दोस्तों आगमनात्मक तर्कना, दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना। ये दोस्तों 7 योग्यताएं बताई हैं किसने, लुईस थर्स्टन ने। कौन सिद्धांत में, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को सिद्धांत में। तो दोस्तों काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी योग्यताओं की बात की जाती है, 7 योग्यताओं की बात दोस्तों इन्होंने की है। साथ के साथ में प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है, तो आपको सातों के नाम निश्चित रूप से सारे याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों हम अगले पेज पर चलते हैं। आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं 2 स्तरों, प्रथम स्तर तथा द्वितीय स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम स्तर साहचर्यात्मक अधिगम का होता है जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं, उदाहरण के लिए रटकर किया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति। द्वितीय स्तर संज्ञानात्मक क्षमताओं पर होता है जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। सुनिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है। जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रम मॉडल प्रस्तुत किया, किसने, आर्थर जेनसन ने। उन्होंने क्या कहा कि योग्यताएं 2 स्तर, एक तो प्रथम स्तर और एक द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर पर दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि प्रथम स्तर पर जो निर्गत है अर्थात केवल रटने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों वहाँ उसकी चर्चा की गई है। द्वितीय स्तर पर दोस्तों उन्होंने संज्ञानात्मक क्षमताओं के माध्यम से उच्च स्तरीय कौशल की बात की, अर्थात समझकर दोस्तों किसी चीज़ को समझना, उसे याद कर लेना, किसके अंतर्गत दोस्तों उन्होंने बताया है, द्वितीय स्तर के अंतर्गत दोस्तों उन्होंने बताया है। दोस्तों आज हम इतनी सी चर्चा करेंगे, अगली हम चर्चा कल हम जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचनात्मक मॉडल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।